हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सूचना है, हालांकि मैंने ग्रुप पर शेयर कर दी है कल, फिर भी आज आपको दे रहा हूं कि जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 13 सितंबर 2020 को होने वाली थी, जो री एग्जाम होने वाला था 2016 वाला, ठीक है, वो परीक्षा की तिथि एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब यह परीक्षा आगामी 20 सितंबर 2020 को आयोजित होगी। ठीक है, 13 सितंबर के बजाय अब ये 20 सितंबर को होगी, यानी कि एक सप्ताह का आपको और समय मिल गया है। तो आप लोग इस समय को, यानी कि एक सप्ताह को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, और जो सीरीज आप लोगों को दी गई है उसको रिवाइज करिए। ठीक है, हिंदी भी, जीएस भी, उसका जो सोल्यूशन दिया जा रहा है उसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, और जिसने ज्वाइन नहीं किया वो अभी भी ज्वाइन कर ले, चूंकि अभी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू है, स्टार्ट है, आप ज्वाइन अभी भी कर सकते हैं। जो सीरीज हो चुकी हैं वह भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, यानी कि कुल आपको 10 सीरीज हिंदी की और 10 सीरीज सामान्य अध्ययन की मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अभी से ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने लगे हैं कि सर जो 11 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए सीरीज को लाया जाए। ठीक है, और जल्दी से उस सीरीज को लाया जाए। आप लोग के अभी से कमेंट आने लगे हैं, अभी से डिमांड आप लोगों की शुरू हो गई है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, पहले आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आराम से दे लीजिए। ठीक है, और इसके तुरंत बाद हम पीसीएस की सीरीज भी लाने वाले हैं, उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है, सीरीज बन रही है, उस पर वर्क चल रहा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको पीसीएस के लिए भी सीरीज मिलेगी, और लेवल वही होगा जो कि पीसीएस 2019 के पेपर में था। जिन लोगों ने पीसीएस 2019 का पेपर दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि अब पेपर का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट है, यानी कि एक सीट के सापेक्ष कितने लोग पास कराए जाएंगे, तो वो संख्या भी कम हो गई है। एक सीट के मुकाबले मेंस के लिए 13 अभ्यर्थी अब पास कराए जाएंगे। पहले ये संख्या करीब 17-18 हुआ करती थी, लेकिन अभी ये संख्या कम हो गई है, तो कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। फिर प्रश्न का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो भी काफी स्टैंडर्ड हो गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप 2019 के पेपर से देखेंगे तो करीब 20 से 30% उसमें यूपीएससी का टच है, आईएएस के पेपर का टच है। तो आयोग भी चाहता है कि मतलब हम यूपीएससी की ओर आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, पेपर में परिवर्तन किया है, काफी सुधार किया और बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर दिया है 2019 का। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज होगी वो उसी पेपर से मिलती जुलती होगी, उसी ट्रेंड पर होगी जिस ट्रेंड पर 2019 का पेपर पूछा गया था। ठीक है, इसलिए बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको जो सीरीज मिलेगी वो बहुत ही बेहतर मिलेगी और आपकी परीक्षा में काफी वो उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो इंतजार आप करिए, बस 20 सितंबर को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो जाए, इसके तुरंत बाद आपको सीरीज उपलब्ध हो जाएगी, आपको कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। गुप्त साम्राज्य का एक लेक्चर मैंने आपको दिया था, गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको मैंने बताया था, उसका जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इंट्रोडक्शन है, वो दिया था। आज हम गुप्त काल के 3 बहुत ही महान शासकों को पढ़ने वाले हैं। एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरे हैं कुमारगुप्त और तीसरे हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, ये तीनों गुप्त काल के बहुत ही महान शासक हुए हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रश्न यहां से अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद एक लेक्चर में हम आपको गुप्त काल का जो प्रशासन है उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, और हम प्राचीन इतिहास को यहीं पर कर देंगे समाप्त फिलहाल। ठीक है, इसलिए चूंकि समय कम बचा हुआ है, अच्छी बात है, एक सप्ताह का समय और मिल गया है। चलो कोई नहीं, 13 सितंबर हो जाता तब भी अच्छी बात थी, अब एक सप्ताह मिल गया है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, हमेशा चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, तो अब जो बचे हुए समय को हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में लगाएंगे। ठीक है, मिडिल को भी छोड़ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या समय मिलेगा तो उसको हम ब्रीफ में 2-4 लेक्चर में बता देंगे, मुगल काल वगैरह, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस अब होगा मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाना है ताकि वहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा आती है, ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, और ज्योग्राफी लगातार चल ही रहा है, वो आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, इनका जो शासन काल है
वो 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल मिलता है। और इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त और इनकी माता का नाम था दत्त देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में पिछली बार इलेक्शन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त जो शासक बने हैं और इनके पिता जो है वो समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मिलती है। ठीक है, तो मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा। ऐसा मतलब कि कई ग्रंथों में मिलता है, हालांकि हर जगह नहीं है। जो गुप्त काल के ग्रंथ है उसमें तो बहुत कम है, लेकिन जो अन्य ग्रंथ हैं उसी काल मतलब उसी दौरान के, तो उन ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है, इस कहानी का वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त थे, इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, इनका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, और जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, तो हुआ ये कि जो रामगुप्त थे तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बने। ठीक है, उनको शासन दिया गया। तो जो रामगुप्त थे, क्या हुआ, जो रामगुप्त थे तो रामगुप्त के काल में क्या हुआ, शकों का आक्रमण हुआ। ठीक है, जब शकों का आक्रमण हुआ तो रामगुप्त उन शकों के आक्रमण से डर गए, और डर करके हुआ क्या कि जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था कहांगे ध्रुव देवी। ठीक है, जिनका नाम था ध्रुव देवी, यानी कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। तो रामगुप्त ने यह स्वीकार कर लिया कि वो अपनी पत्नी को शकों को दे देंगे और उनसे संधि कर लेंगे। इस बात से चंद्रगुप्त बहुत ही क्षुब्ध हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी का रूप धारण करके और शकों के राजा के पास गए और जो शकराज था उसकी हत्या कर दी। शकराज की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और रामगुप्त की जो पत्नी थी जिनका नाम था ध्रुव देवी, उनके साथ विवाह कर लिया और शासक बन गया। ठीक है, मतलब ऐसी एक कहानी मिलती है, सभी किताबों में नहीं मिलती, कहीं कहीं मिलती है, और इसका वर्णन भी सभी ग्रंथों में नहीं है। एक जनरली बात थी जिसे मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ आपको बता दिया है ताकि अगर कहीं आप ऐसा पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि सर ने बताया था। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या हुआ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय बन गए शासक और इन्होंने क्या किया, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त है, माता है इनकी दत्त देवी। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे कि देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ठीक है, ये 3 नाम इनको और मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। और जो इन्होंने उपाधियां धारण की थी वो है विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। 3 उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और इनके काल को यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि सबसे अच्छा काल माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। और इन्होंने क्या किया कि जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया वो 2 तरीकों से किया। एक तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया और दूसरा किया है विजयों के द्वारा। ठीक है, यानी कि जिस राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा उससे या तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और अगर उस राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए तो क्या हुआ, उससे युद्ध किया और उसको पराजित करके उस पर विजय हासिल करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि इन्होंने जो अपनी सीमा का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया, इन 2 तरीकों से किया, वैवाहिक संबंध और विजयों के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने ध्रुव देवी से विवाह किया था और ध्रुव देवी का पुत्र हुआ था कुमारगुप्त। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और शादी की थी जिसका नाम है कुबेर नागा, यानी कि इन्होंने कुबेर नागा से भी शादी की थी। और ये जो कुबेर नागा थी ये नाग वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, और कुबेर नागा से क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता और गोविंद गुप्त एक पुत्र और पुत्री पैदा हुए थे। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था, प्रभावती, पुत्री थी प्रभावती गुप्ता और पुत्र थे गोविंद गुप्त जो कि कुबेर नागा से पैदा हुए थे, और ध्रुव देवी से हुआ था कुमारगुप्त। ठीक है, इस प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो इन्होंने मतलब इस तरीके से जो अपनी बेटियों का मतलब शादी करके जो है इस तरह से मतलब खूब साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। ठीक है, अब इनकी हम विजयों के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी जो विजयों का वर्णन मिलता है या इसकी जानकारी मिलती है तो दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ से इनकी विजयों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनकी अगर हम शक विजय के बारे में देखें कि इन्होंने शकों पर विजय कैसे प्राप्त की, तो जो रुद्र सिंह तृतीय था ये अंतिम शक शासक था, इसको इन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो अंतिम शक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, इन्होंने इसको पराजित किया और शकों पर विजय हासिल की। और इसी शक विजय के उपलक्ष्य में
व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। ध्यान रखना कि शैली के व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। किस विजय के उपलक्ष्य में? शक विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। इसीलिए इनका नाम सकारी दिया गया। ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम सकारी भी मिलता है। क्यों? क्योंकि शकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो इनका नाम सकारी भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, और ये कला व साहित्य के प्रति अपना बहुत ही अगाध प्रेम रखते थे, बहुत प्रेमी थे ये। ठीक है, यानी कि कला और साहित्य के प्रति इनका बहुत प्रेम था। और इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वानों की मंडली हुआ करती थी। और इनके इसके काल में जो विद्या के प्रमुख केंद्र थे वो थे पाटलिपुत्र और उज्जैन। ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र तो इनकी राजधानी थी और उज्जैन को इन्होंने यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी अपनी बनाया था। शिक्षा के केंद्र थे दोनों थे। और इनके काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, और फायान का काल है वो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक, लगभग 15 साल तक वो भारत में रहा। इनके काल में फायान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब इनका जो पुत्र हुआ है कुमारगुप्त यानी कि ध्रुव देवी से, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगला शासक होता है कुमारगुप्त, जिसका एक नाम और है या उपाधि है महेंद्रादित्य। ठीक है, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसका जो शासन काल मिलता है वो है 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक इसका शासन काल मिलता है। और जो गुप्त कालीन सर्वाधिक अभिलेख हैं वो इसी के काल में प्राप्त होते हैं, इसी के काल से प्राप्त हुए जो भी गुप्त कालीन सर्वाधिक अभिलेख हैं। और इसके जो प्रमुख अभिलेख हैं वो है विलसण अभिलेख। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। दूसरा है सांची अभिलेख, और इसके बाद है एक उदयगिरी गुहालेख। ठीक है, ये सांची अभिलेख है और ये है उदयगिरी गुहालेख है। ठीक है, और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी कि इसके सिक्कों से पता चलता है, इसके सिक्कों से हमको जानकारी मिलती है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो आप बताएंगे कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसका पता कहां से चलता है? इसके सिक्कों से हमको जानकारी मिलती है कि इसने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे स्कंदगुप्त को। तो स्कंदगुप्त का एक भीतरी अभिलेख है और इस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस पॉइंट को दिया गया है कि जो कुमारगुप्त के अंतिम दिन थे तो उस दौरान पुष्यमित्र नामक जातियों ने इस पर आक्रमण किया था। और इन पुष्यमित्र जातियों को पराजित करने के लिए कुमारगुप्त ने क्या किया था? स्कंदगुप्त को भेजा, यानी कि अपने पुत्र को भेजा था। तो स्कंदगुप्त ने इन पुष्यमित्र जातियों को पराजित कर दिया था। ठीक है, यानी कि इस कहां से पता चलता है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र जातियों ने कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में आक्रमण किया था और इस आक्रमण को समाप्त करने के लिए या पुष्यमित्र को हराने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया था। स्कंदगुप्त सफल हुआ, यानी कि यानी पुष्यमित्र को इन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और इसने अपने काल में मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, यहाँ पर व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे, यहाँ पर कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, अब इसके बाद कुमारगुप्त के बाद इसका पुत्र होता है स्कंदगुप्त, जो कि अगला शासक बनता है और इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये महेंद्रादित्य है, वो क्रमादित्य है और ये है विक्रमादित्य। ठीक है, तीनों में अंतर देख लीजिएगा। जो इसका शासन काल है वो है 455 से 467 ईस्वी तक। और इसके काल में यानी कि स्कंदगुप्त के काल में मध्य एशिया के हूणों ने आक्रमण किया। ठीक है, मध्य एशिया के हूण आए और स्कंदगुप्त के शासन में आक्रमण किया था। इस बात की जानकारी हमको कहां मिलती है?
जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। किस बात की जानकारी? कि हुड़ों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, इस बात की हमको जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभलेख से। ठीक है, अब ये हुड़ कौन थे? तो ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। ठीक है, मध्य एशिया की बर्बर यानी कि असभ्य जाति थी जो जंगलों में निवास करती थी। ठीक है, और जो हुड़ों का आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था, तो प्रथम आक्रमण का नेता था खुशनवाज। ठीक है, और जब द्वितीय आक्रमण हुआ तो उसका नेता था तोरमाण। ठीक है, तोरमाण काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, द्वितीय आक्रमण का नेता तोरमाण था। ठीक है, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, ये सुदर्शन झील कहां पर स्थित है? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में स्थित है। और उस समय सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था उसका नाम था पर्णदत्त। ठीक है, तो सुदर्शन झील के बांध का निर्माण करवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इसका जो प्रमुख अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके बाद भीतरी स्तंभलेख भी है जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर एक जिला है, बनारस के पास स्थित है। ठीक है, गाजीपुर, वहां पर इसका भीतरी स्तंभलेख है। और कहोम अभिलेख ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये इसके प्रमुख अभिलेख हैं, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख और कहोम अभिलेख। और इसने वृषभ शैली के सिक्के चलवाए थे, वृषभ शैली के, जबकि कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के चलवाए हैं। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो था कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, बाकी बीच में और छोटे मोटे शासक हुए हैं, योग्य थे, ऐसे कुछ नहीं है, सब मतलब पता नहीं कहां पर गए। ठीक है, तो उनके बारे में कोई बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अंतिम शासक हुआ कुमारगुप्त तृतीय। इस प्रकार से गुप्त वंश का क्या हुआ, मतलब समाप्त हो गया, धीरे धीरे शासक समाप्त हो गए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब गुप्त साम्राज्य का प्रशासन की, कैसे इनकी प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे कहां पर? मॉडर्न हिस्ट्री पर, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड भी उसी टॉपिक को लेकर के है, तो आपकी डिमांड जल्दी पूरे होने वाली है, बस इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। नमस्कार, धन्यवाद।